ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। सो आज दोस्तों हम जो कंपैरिजन करेंगे वो शेनेगन की दो कंट्रीज का करेंगे, जर्मनी और फिनलैंड। जर्मनी जो कि पिछले 3-4 साल से बच्चों को रिक्रूट कर रहा है यहाँ से, और फिनलैंड जिसने तकरीबन साल सवा साल से रिक्रूटमेंट शुरू की है। अब इन दोनों कंट्रीज में कहाँ पर जाने का ज़्यादा बेनिफिट है उस चीज़ के ऊपर आज कंपैरिजन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो विदाउट आइलेट्स भी दोनों पॉसिबल हैं और विद आइलेट्स भी दोनों पॉसिबल हैं, और विद आइलेट्स दोनों जगह पे आपको बेनिफिट ज़्यादा रहता है। लेकिन कंपैरिजन डिफरेंस क्या है, कॉमन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है कॉस्ट के ऊपर। जर्मनी में जब भी आप स्टडी के लिए अप्लाई करोगे आपका खर्चा 20 लाख के आसपास जाएगा, क्योंकि इसमें 11 लाख आपका ब्लॉक अकाउंट में चले जाता है। ब्लॉक अकाउंट एक तरह से GIC है, जहां फिर आपको मंथली पैसे वापस मिलते हैं। फिनलैंड के अंदर आपका सारा खर्चा 10 से 12-13 लाख के बीच में हो जाता है, और ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फीस है। तो इसमें किसी तरह का कोई ब्लॉक अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ता, कोई अपने पैसे वहां पर स्टक आपको नहीं करने पड़ते। तो बजट वाइज ये जर्मनी से बेटर हो जाता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है आपको कि जर्मनी के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज और डच लैंग्वेज चलती है, जबकि फिनलैंड के अंदर 70% इंग्लिश बोली जाती है। ऐसी 4 कंट्रीज हैं दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ये 4 कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है, और इनमें इनके अंदर 70% प्लस पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती सुनती पढ़ती है। तो कंपैरेटिवली फर्क कहाँ आता है कि आपको अगर पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी है और अच्छी जॉब्स मिलने की प्रोबेबिलिटी फिनलैंड में कहीं ज़्यादा हाई रहेगी और जर्मनी में कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज आपके लिए एक बड़ा बैरियर रहेगा, और पढ़ाई के बाद वो और भी बड़ा बैरियर हो जाएगा अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं सीखते हो। तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि जर्मनी के अंदर आप अपने स्पाउस को नहीं ले जा सकते हो साथ में, जबकि फिनलैंड के अंदर चाहे आप 10+2 के बाद जा रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं, मतलब बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि स्पाउस को जर्मनी के अंदर अगर वो बाद में भी जाता है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते, लेकिन फिनलैंड के अंदर आपको बेनिफिट मिलते हैं। अगर स्पाउस वहाँ पर जाकर लोकल लैंग्वेज सीखेगा उसका भी उसे 800-900 यूरो महीने का मिलेगा। अगर वो स्पाउस को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी तो उसका भी अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी 800-900 यूरो उसको एक महीने का मिलेगा। तो फिनलैंड कंपेरेटिवली जर्मनी बहुत ज़्यादा आपके लिए वेलकमिंग है। उसके बाद बात आती है PR के ऊपर। जर्मनी के अंदर PR लेना है तो आपको 3 साल वर्क परमिट के अंदर रहना पड़ता है, लेकिन अगर आपको फिनलैंड में PR लेना है तो आपको 4 से 5 साल का लीगल स्टे चाहिए, और वो लीगल स्टे पूरा करने में आपकी स्टडी आपकी हेल्प कर देती है, क्योंकि 3 साल की बैचलर डिग्री, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, 4 साल पूरे, 2 साल की मास्टर्स, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, 4 साल पूरे। तो कंपेरेटिवली जो PR है वो भी फिनलैंड में आपको मच ईजिली मिलता है। और बेनिफिट्स आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो फिनलैंड के ज़्यादा हैं। बाकी वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो जो जर्मनी है वहाँ से फिर भी कहीं ना कहीं 10% 15% रिफ्यूज़ल के चांस रहते हैं। फिनलैंड के अंदर इस समय जो है वीज़ा सक्सेस रेट इज़ लाइक 110%। तो आगे का डिसीजन आपका है। डिफरेंस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस आप सोचते हो कि कमाई में फ़र्क है, तो मैं कहूँगा, मैं नहीं कहता, आप इंटरनेट पे जाएं, पढ़े, समझें, 0 डिफरेंस। ठीक है जी। आप सोचे कोई लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो नहीं डिफरेंस है, और उल्टे बेनिफिट्स हैं। तो पहले चीज़ों को रिसर्च करा करें, वीडियोस देखा करें, कंसल्टेंट की नहीं, लोकल स्टूडेंट्स की, फिर उनके फैक्ट एंड फिगर्स को कंपेयर करें, फिर अपने डिसीजंस बनाएं। हर इंसान के लिए हर गाड़ी नहीं बनी होती, हर एक की अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वो गाड़ी लेता है। तो ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन भी आप सिर्फ भेड़ चाल के पीछे ना लें, जो आपके लिए बेहतर है पहले वो कैलकुलेट करें, और उसके हिसाब से जो बेस्ट फिट बैठता है फिर उस कंट्री में जाएं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।